गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं हम लोग काफी अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक अंतिम रिवीजन पूरी क्लास 10th इंग्लिश का, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स के सभी चैप्टर्स को समझने वाले हैं। हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको देखने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम में उन की पॉइंट्स को लिख के आ पाओ, जिससे आपकी जो नंबर है वो पूरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत ही फास्ट रिवाइज करवाने वाला हूं, तो इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लो और एक कोने में बैठ जाओ अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए। बिलीव मी, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो रही होगी। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप खुद भी एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो लेक्चर के बाद। बहुत बढ़िया। बात करें अगर कैरेक्टर्स की, तो इसमें आपके 3 कैरेक्टर्स हैं। आपका एक लेंचो है, दूसरा पोस्ट मास्टर है, तीसरा आपका पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है। बात करें अगर लेंचो की, तो लेंचो आपका एक पुअर फार्मर है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक लो हिल के क्रेस्ट पे रहता है, मतलब कोने पे रहता है। ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। वो भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, भगवान पे उसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, फेथ है। ही इज इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत ही इनोसेंट है, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली के लिए। दूसरा कैरेक्टर आपका है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर आपका एक फैट एमाइबल फेलो है जो कि लेंचो को उसके भगवान में विश्वास रखने में मदद करता है। उसके लेंचो को जो फेथ है गॉड में, उसमें उसकी हेल्प करता है। वो लेंचो की कैसे हेल्प करता है? ही गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी फॉर लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। वो भगवान के बिहाफ पे अपनी सैलरी का एक पार्ट लेंचो को दे देता है, ताकि उसका जो फेथ भगवान में है वो बना रहे। बात करें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वो लोग हैं जो कि शुरुआत में हंसते हैं कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था भगवान को देखकर, बट पोस्ट मास्टर के कहने पे वो अपनी खुद की सैलरी का भी एक पार्ट दे देते हैं, ताकि जो लेंचो है उसका जो फेथ है वो भगवान में बना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की कुछ की पॉइंट्स की, जिनको आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो। ठीक है, एक तरह से आप समरी भी समझ रहे होंगे चैप्टर की। देखो, लेंचो होप ऑफ गुड रेन टू हैव अ गुड क्रॉप्स। लेंचो ने ये होप की थी कि भाई एक अच्छी बारिश होगी तो मेरी जो फसल है, जो मेरी क्रॉप्स है, वो काफी अच्छी उग रही होगी। इट रेन्स बट द रेन सून चेंजेस इनटू द हेलस्टोन। बारिश तो हुई, बट भाई जो बारिश है वो जल्दी बदल गई किसमें? हेल स्टोन्स में, मतलब कि बर्फ भारी में। आपकी जो बर्फ के गोले हैं वो गिरने लगे, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो खराब होने लगी थी। लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड, बट लेंचो को भगवान पे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो उसने क्या करा? उसने एक लेटर लिखा भगवान को कि उसकी हेल्प की जाए। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा कि उसको 100 पेसोस दिए जाए, ताकि उसका जो घर वगैरह है वो चल पाए। पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉइज लाफ एट लेंचो लेटर टू गॉड। जो पोस्ट मास्टर है और जो बाकी एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस के, पहले तो वो उसको लेटर को देख के हंसे कि भाई कैसे पागल इंसान है, ये भगवान को लेटर लिख रहा है। बट उसके बाद पोस्ट मास्टर ने डिसाइड करा कि जो लेंचो का फेथ है भगवान में, वो उसकी हेल्प करेगा, ताकि उसका जो फेथ भगवान में वो ना टूटे। तो पोस्ट मास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू हेल्प इन नोबल डीड। तो पोस्ट मास्टर ने हर एक एम्प्लॉय से कहा कि भाई आप अपनी अपनी एक सैलरी का एक कंट्रीब्यूशन करो, ताकि इस जो नोबल नीड है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन आप करो सब में। पोस्ट मास्टर कलेक्ट 70 पेसोस एंड गिव्स द एनवलप टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने सभी एम्प्लॉइज के और खुद की सैलरी से 70 पेसोस इकट्ठे करे और उसको लेंचो को खुद अपने हाथ से दिया। बट लेंचो उल्टा उस पर गुस्सा हो गया। लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पेसोस अमाउंट एज ही आस्क्ड फॉर 100 पेसो। लेंचो उस अमाउंट को देखकर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने 100 पेसोस की डिमांड करी थी, बट पोस्ट मास्टर ने उसको 70 पेसोस दिए थे इकट्ठा करके। तो लेंचो ने उन सभी एम्प्लॉइज को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स। बिलीव मी, इस वर्ड को अगर आप लिख के आ जाते हो तो जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा, आपको नंबर दे सकता है। तो लेंचो ने उन सभी एम्प्लॉइज को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि घूसखोर। ठीक है, चोरी, मतलब क्योंकि उसे लगा कि जो बाकी पैसे हैं, रेस्ट अमाउंट है, वो उन लोगों ने चुरा लिया, तो इसलिए उसने उसको बंच ऑफ क्रूक्स कहा लेंचो ने। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने दोबारा एक भगवान को लेटर लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसे दो। ठीक है, तो लेंचो हैज फर्म फेथ इन मैग्नेमिटी ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवर। तो लेंचो को ऐसा लगा कि भाई जो भगवान है वो कभी भी उसका जो बिलीवर है, जो उस पर ट्रस्ट करता है, उसका कभी भी ट्रस्ट तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो की पॉइंट है, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आपको बता के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से खुद भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगले चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बात करें कैरेक्टर्स की, इसमें आपके नेल्सन मंडेला, ज़ेनानी, मिस्टर डेक्लर्क, ये कुछ आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। बात करें नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे आपके साउथ अफ्रीका के, हु फॉट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ ब्लैक, ही सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन फॉर द फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला थे वो आपके साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम को पाने में। और उन्होंने किस चीज़ की लड़ाई की थी? ब्लैक्स के इक्वल राइट्स के लिए, कि ब्लैक लोगों को भी इक्वल राइट्स प्रदान किए जाए। ज़ेनानी है वो आपकी नेल्सन मंडेला की डॉटर हैं, और वो उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। बात करें अगर थाबो एम्बेकी की, तो थाबो एम्बेकी है वो आपके फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम प्रेसिडेंट है आपके साउथ अफ्रीका के, और वो आपके जो मंडेला है वो उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। बात करें अगर मिस्टर डेक्लर्क की, तो जो मिस्टर डेक्लर्क हैं वो आपके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, और ये भी आपके नेल्सन मंडेला के क्लोज है। आपके कुछ चैप्टर्स के कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स की पॉइंट्स की, जिनको आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, और आपके चैप्टर की समरी है। 10th of May was a day of freedom for South Africa and there was huge gathering of international leaders and dignitaries। देखो, 10 मई वो दिन था जहाँ पे साउथ अफ्रीका को उसकी आज़ादी मिली थी, उसका फ्रीडम डे था, और उस दिन बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स बाहर के वो भी उस दिन इकट्ठा हुए थे उस इनॉग्रेशन पे। इनॉग्रेशन सेरेमनी और स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है प्रिटोरिया, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग में ये जो पूरा जो फंक्शन है, जो सेरेमनी है, उसका वहाँ पे इनॉग्रेशन वहाँ पे हो रहा था। एंड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक द चार्ज। और पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल का मतलब होता है कि जो किसी को भी भेदभाव ना करे, जो रेसिस्ट ना हो। तो जो नेल्सन मंडेला की जो सरकार थी वो आपकी पहली साउथ अफ्रीका की नॉन रेशियल
गवर्नमेंट थी जो कि सत्ता में आई थी, चार्ज में आई थी। नेल्सन मंडेला गेव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था कि भाई जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है, मतलब कि शांति, लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने स्पीच दी थी बेसिकली। मंडेला प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो मंडेला है उन्होंने ये प्लेज दी थी कि भाई जो उनके लोग हैं, उनके देश के लोग हैं, उनको वो गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग से वो आज़ादी दिलवाएंगे, मतलब कि वो सफरिंग और जितनी भी सफरिंग्स होती है, जो भी अत्याचार होते हैं लोगों पे, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, उससे वो उनको छुटकारा दिलवाएंगे। उन्होंने प्लेज दी थी, जैसे हर एक नेता लेता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्री लॉयल्टी टुक प्लेस। तो जो भी आपके सेरेमनी में होता है कि भाई जेट्स और हेलीकॉप्टर से जो मिलिट्री वगैरह जो शो करते हैं मिलिट्री वाले, वो आपके वहाँ भी हुआ था कलरफुल शो। सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम वाज डन। तो उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, एक तो आपका ब्लैक लोगों का जो आपका पुराना नेशनल एंथम था, और एक आपका जो नया नेशनल एंथम है। तो ओल्ड जो नेशनल एंथम था वो था आपका एनकोसी सिकलेल। देखो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, ठीक है, उतना मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, उस पर माफ कर देना। तो जो एनकोसी सिकलेल था वो आपका व्हाइट्स लोगों का नेशनल एंथम था, और जो डी स्टैम था वो आपका ब्लैक्स लोगों का नेशनल एंथम था। इनको आप लिख कह सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म्ड। एक नया सिस्टम बना था जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया था। मंडेला रिमेंबर एंड थैंक द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। तो मंडेला ने उन सभी लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो सैक्रिफाइस किया था, जो बलिदान दिया था, जो कुर्बानी दी थी, उन सभी को याद किया। जैसे कि ओलिवर टैम्बू, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, इन सभी को उन्होंने याद किया था। मंडेला सेड इन स्पीच दैट अ कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। ये काफ़ी अच्छी बात की थी। शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग के ऊपर कि मंडेला ने ऐसा क्यों कहा था कि जो एक देश है वो उसके लोगों से रिच बनता है, ना कि उसके मिनरल से। तो इसको आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो भी देश है ना वो उसके लोगों से रिच बनता है, ना कि उसकी जो अंदर जो मिनरल्स है, जो उसकी इकॉनमी है, उससे एक देश मजबूत नहीं बनता है, उसके लोगों से मजबूत बनता है, ठीक है। करेज इज नॉट दी अब्सेंस ऑफ फियर बट दी विक्ट्री ओवर इट। करेज वो नहीं है कि भाई हमें डर नहीं लग रहा है, बल्कि करेज वो है कि भाई डर लगने के बाद उस पर जीत के आना, वो एक असली करेज है, वो एक असली साहस है। जैसे अभी आप सभी को एग्जाम से डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, तो डर लगना बुरी बात नहीं है, बट डर को लग के, मतलब डर लग के उसके ऊपर जीत के आना, एग्जाम को फोड़ के आना, वो असली एक साहस होता है, वो असली एक वॉरियर होता है, जो कि आप सभी फोड़ के आओगे एग्जाम, ठीक है। बहुत बढ़िया। पीपल शुड लव ईच अदर एंड नॉट हेट देम टू ड्यू टू कलर और रिलीजन। लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को कलर के बेसिस पे या फिर किसी को रिलीजन के बेसिस पे कभी भी किसी को हेट नहीं करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए हेट। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट अ मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी। उन्होंने ये भी बताया अपनी स्पीच में कि एक जो मैन होता है, ठीक है, उसको अपनी ड्यूटी, फैमिली की ड्यूटी, मतलब कि अपनी जो घर की ड्यूटी होती है, और अपने एक देश की ड्यूटी, उसको भी दोनों को साथ मिलकर मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम हैज़ मैनी एस्पेक्ट, लाइक फॉर अ किड इट इज़ टू रन एंड प्ले एंड फॉर एन अडल्ट इट इज़ टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है। तो देखो मतलब मंडेला ने ये कहा कि भाई जो आज़ादी होती है, जो फ्रीडम होता है, हर किसी के लिए अलग अलग उसका मायने होता है। एक छोटा को बच्चा है, उसके लिए आज़ादी का मायने क्या है कि भाई वो आराम से कूद सकता है, खेल सकता है, आराम से बाहर घूम सकता है। बट वहीं पे एक जो बड़ा एक अडल्ट है, उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या है कि वो अपनी फैमिली को और खुद की जो जितनी भी नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। Nelson Mandela joined the African National Congress (ANC). He desired people to live with dignity and respect. He wanted the oppressor and oppressed to be liberated. इससे मतलब क्या है कि देखो पहले साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो ब्लैक्स लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होते थे, ठीक है, उनको दबा के रखा जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भाई वो चाहते हैं कि जितने भी ऑपरेसर हैं, मतलब कि जो लोग दबाते हैं, और जो ऑपरेस्ड हैं, मतलब कि जो लोग दब जाते हैं, ब्लैक्स लोग, तो उन सभी को अब ऐसा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग इक्वल राइट से रहेंगे और सभी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सब लोग इक्वल, सबको फ्रीडम इक्वली मिली जाएगी। पेशेंस एंड परसिवरेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम यील्ड रिजल्ट। उन्होंने बताया कि पेशेंस हो और अगर परसिवरेंस हो किसी भी काम में, अगर आपके पास पेशेंस है और परसिवरेंस है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें यार कैरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सीगल के ऊपर कहानी है, तो कैरेक्टर्स इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा हम लोग बात करते हैं चैप्टर की पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सीगल फैमिली ऑफ 6 मेंबर। तो जो सीगल है वो 6 लोगों की फैमिली है, जिसमें एक यंग सीगल है हमारा, एक मम्मी सीगल है, एक पापा सीगल है, उसके एक जो भी कजन वगैरह होंगे, ठीक है। द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो हमारा यंग सीगल है वो भाई उड़ने से डरता है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, ठीक है। फैमिली हैज़ कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। बट जो फैमिली है उसे उसके खाने को लेकर और उसकी मतलब कि फ्लाइंग को लेकर उनके कंसर्न है। जैसे हम लोग को होता है हमारे माँ बाप को कि भाई हमारे बेटा या फिर हमारी बेटी क्या करेगी, तो हमारे पेरेंट्स को भी कंसर्न होता है कि भाई एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो वैसे उसके जो पेरेंट्स है उसको कंसर्न है कि भाई अपना खाना और अपना मतलब जिंदगी कैसे व्यतीत करेगा आगे जाके। कैजुअलिंग एंड प्रोवोकिंग हिम बाय फैमिली। लोग मतलब कि जो उसकी फैमिली के लोग हैं उन्होंने उसको प्रोवोक किया कि भाई उड़ क्यों नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको प्रोवोक किया, मोटिवेट किया ट्राई करने का। फैमिली लीव्स हिम अलोन एट द रॉक। जो रॉक है मतलब कि जो कोना था वहाँ पे, उस पर उसको छोड़ दिया फैमिली ने और वो लोग खुद वहाँ पे चले गए दूर। ही क्राइज बिकॉज ऑफ हीट एंड हंगर। हीट गर्मी की वजह से और भूख की वजह से वो रोने लग गया, ठीक है, मतलब कि जैसे नाटक करने लग गया, मतलब जैसे हर कोई बच्चा रोता है। नो वन लुक्स एट हिम एक्सेप्ट हिज मदर। किसी ने उसको भाव नहीं दिया कि ठीक तू रो रहे तो रोते रहे, मतलब ऐसे नहीं कहा, मैं थोड़ा तुम्हें खुश करने के, तुम्हें मतलब थोड़ा एंटरटेन करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी ने उसको भाव नहीं दिया कि ठीक है रो रहा है तो रोते रहे, एक्सेप्ट द मदर। माँ तो माँ होती है, तो माँ के अलावा किसी ने उसको भाव नहीं दिया। टेम्पटेशन बाय मदर फॉर अ पीस ऑफ फिश। तो जो उसकी मम्मी सीगल थी उसने उसको फिश का टुकड़ा देकर टेम्पटेट किया कि भाई थोड़ा सा उसको ललचाया कि क्या पता फिश का टुकड़ा देख के वो थोड़ा सा उड़ने लग जाए, बट वो
नहीं माना, वो तभी भी नहीं उड़ा, ठीक है। ही प्रेटेंड्स टू स्लीप बट नोबडी कम्स टू हिम, उसने प्रेटेंड किया कि वो सो रहा है, उसने नाटक करा सोने का कि मैं सो जाऊंगा तो सब लोग आ जाएंगे, बट किसी ने उसको दोबारा भाव नहीं दिया, ठीक है, कोई किसी ने उसको भाव नहीं दिया। नोबडी केयर्स, एवरीबडी टॉन्ट्स हिम फॉर हिज कोवर्डिस, सब लोग उसके मतलब जो भी फैमिली के मेंबर थे सब लोग उसको टॉन्ट मारते थे उसकी कोवर्डनेस के लिए, मतलब कि उसकी डरपोक की वजह, जो डरपोक था तो उसकी डरपोक की वजह से सब लोग उसको टॉन्ट मारते रहे कि देखो उड़ भी नहीं पाता, कैसा पक्षी ये उड़ नहीं पाता है, ठीक है। द यंग सीगर डाइव्स टू कैच अ फिश, तो ये सब सुनने के बाद उसे लगा कि भाई चलो, उसे भूख भी लगी थी, उसे हंगर भी था, उसके गर्मी भी लगी थी, हीट की वजह से वो रो भी रहा था, तो इस वजह के देखकर जो फिश थी फाइनली उसने उसको डाइव करके कैच किया, खाने के चक्कर में उसने डाइव किया उसको पकड़ने का फिश को, और ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग आउटवर्ड्स, जैसे उसने ट्राई किया उसके जो पंख हैं वो फैल गए चारों तरफ और उसने उड़ना शुरू कर दिया। ही बिगिंस टू फ्लाई स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, धीरे धीरे उसने ऊपर नीचे उड़ना शुरू करा, ठीक है। ही इज़ नाउ लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड फॉलिंग डाउन इन द सी, अब वो उसे उड़ने से डर नहीं लगता है और उसे समुद्र में गिरने से भी डर नहीं लगता है, मतलब फाइनली वो सीख गया उड़ना बेचारा। ही सोर्स विद द जॉयस स्क्रीम, वो खुशी से चिल्लाने लग गया कि फाइनली मैं उड़ चुका हूँ, ठीक है, पापा की परी की तरह। आगे बढ़ते हैं, ओके। सीगल फैमिली कम्स नियर टू हिम एंड एनकरेजेस हिम, तो जो फैमिली थी पूरी उसकी, मम्मा सीगल, पापा सीगल, ठीक है, भैया सीगल जो भी थे वो उसके पास आए, उसको इंकरेज किया कि बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तू फाइनली उड़ चुका है, तूने नाम रोशन कर दिया। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, उसने अपनी जो पहली उड़ान थी वो सक्सेसफुली उसने उड़ ली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है अपना द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। बात करें कैरेक्टर्स की तो उसमें आपके 3 कैरेक्टर हैं, एक आपका है नरेटर, मतलब कि जो हमारा मेन पायलट है, ऑथर है, दूसरा आपका अननोन फ्रेंड और तीसरा आपका वुमन, ठीक है। द नरेटर, अ पायलट हु वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो जो पायलट था हमारा वो अपना डकोटा एरोप्लेन, मतलब उसका पुराना डकोटा एरोप्लेन, वो फ्रांस से इंग्लैंड पे वापस आ रहा था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चैट बॉक्स में फिर कमेंट बताओ कि जो डकोटा प्लेन है वो कहाँ से कहाँ पे आ रहा था, तो आपको बताना है कि फ्रांस से इंग्लैंड वापस वो आ रहा था। लॉस्ट हिज वे ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि तूफान में वो अपना रास्ता भूल गया था। द अननोन फ्रेंड कौन था? अ पायलट हु वाज फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट जो कि ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था और जिसने उसकी मदद की थी, हमारे जो मेन नरेटर है उसकी मदद की थी। द वुमन कौन थी? ये वुमन वो वाली वुमन नहीं है, ठीक है, वो सब मत करना। वुमन कौन थी? जो भाई इस कंट्रोल सेंटर में जो काम करती थी, ठीक है, जो टावर में काम करती थी वो आपकी वुमन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की पॉइंट, द क्लियर स्काई विद शाइनिंग स्टार्स। देखो जब उसने उड़ना शुरुआत की थी तो भाई आसमान पूरा साफ था, तारे चमचमा रहे थे। द ऑथर वॉज अबाउट टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, ऑथर अपनी फैमिली से मिलने ही वाला था ब्रेकफास्ट पे, ठीक है, उसे खुशी थी अपनी फैमिली से मिलने की। एट 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के या फिर रात के देर रात के 1:30 हुए थे। ऑथर फ्लू हिज डकोटा एयरप्लेन, ऑथर ने अपना जो उसका एयरप्लेन था डकोटा उसने उसको उड़ाना शुरू करा। एंड ही वाज इंस्ट्रक्टेड बाय टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट बाय पेरिस कंट्रोल, तो जो पेरिस कंट्रोल है मतलब कि बेसिकली जो जहाज होते हैं तो हर जगह एक कंट्रोल उनका बनाया जाता है, कंट्रोल टावर, तो जो पेरिस कंट्रोल टावर था उसने उसको बोला कि भाई 12 डिग्री आप वेस्ट में मुड़ जाओ, ठीक है। और ही वाज अराउंड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस से वो 150 किलोमीटर पहले था, ठीक है, तभी से उसको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल गए थे। द क्लाउड स्टॉर्म्स अप्रोच्ड हिम, तो भाई जो बादल थे, ठीक है, तूफान के बादल, वो उसके पास उसको अप्रोच करने लग गए थे जैसे जैसे वो पास गया था। ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म, उसने क्या है वो तूफान में एंटर करना उसने डिसाइड करा। क्यों करा एंटर, कमेंट बताओ कि उसने तूफान में एंटर करना क्यों डिसाइड करा? क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलना था, उसकी इच्छा जाग रही थी कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है भले मैं मर जाऊँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी डिसीजन टू ऑफ ऑथर टू ड्यू टू हिज विलिंगनेस टू सी हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने की जो इच्छा थी उसकी वजह से वो उसमें उस तूफान में घुस गया अंदर। ही लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, ठीक है, वो तूफान में अपना रास्ता खो गया था, खोना ही था उसे ऑब्वियसली। ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, तो तूफान में क्या होता है कि जो प्लेन के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बाय द ऑथर साइड, तो भाई जैसे वो तूफान में घुसा जैसे उसके इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर गए तो बगल में उसके एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आ गया था, ठीक है। ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द ब्लैक प्लेन, तो उससे ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि भाई आप ब्लैक प्लेन को फॉलो करो। विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, ज़्यादा उसके पास फ्यूल भी नहीं था बट फिर भी वो आधे घंटे तक सर्वाइव करके आधे घंटे तक वो उड़ता रहा। ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे पे फाइनली वो सेफली लैंड करा और वो खुश हुआ कि भाई चलो मिलके देखते हैं कि किसने मेरे जाना चाहिए, उसको मैं थैंक्स बोलता हूँ। बट जैसे वो बाहर आया अपने डकोटा प्लेन से, उससे वहाँ पे कोई भी नहीं मिला उसके अलावा, वो अकेला था वहाँ पे। तो वैसे फिर उसके बाद वो जो वुमेन थी, वुमेन मतलब कि जो टावर वाली जो वुमेन थी, उसके पास वो गया कि वो जो ब्लैक एयरप्लेन था वो कौन था, मुझे उसे थैंक्स बोलना है, ठीक है, मतलब बात करने लगा उसे। तो पहले तो वो उस पर हंसी कि कैसे पागल इंसान है, तुम तो अकेले थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसे मतलब बताने लगी वुमेन कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, तुम अकेले थे। तो पहले वो उस पर हंसी, शी लाफ्ड एंड रिप्लाइड इन नेगेटिव अबाउट सच प्लान, पहले वो हंसी उसके ऊपर कि ऐसा कोई भी प्लान वहाँ पे नहीं था। अ मिरेकल विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑथर्स विच सेव्ड हिज लाइफ, तो एक ऐसा मिरेकल, एक ऐसा चमत्कार जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसने ऑथर की जान को। अगला चैप्टर हमारा है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आपकी एनी फ्रैंक आपकी एक 13 साल की लड़की थी जो कि एक जूइश गर्ल थी, और जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हिटलर ने जर्मनी पर अटैक किया था, जब उसको इन्वेड किया था, तो उससे छुप के उसने एक डायरी लिखी थी उस टाइम, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हुई थी। मार्गरेट फ्रैंक आपकी एनी फ्रैंक की सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, जो कि उससे 3 साल बड़ी थी। ऑटो फ्रैंक एनी फ्रैंक के फादर थे, जो कि एक जूइश बिजनेसमैन थे, और जब हिटलर ने जर्मनी को इन्वेड किया तो वो जर्मनी छोड़ के हॉलैंड में आ गए थे छुपने के लिए।
मिसेस फ्रैंक एनी फ्रैंक की माताश्री थी, और जब वो 2 साल के लिए छुपे थे तो माताश्री और एनी फ्रैंक के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। मिस्टर वैंडन एक जूइश बिजनेसमैन है, और जो एनी फ्रैंक के फादर थे उसके एसोसिएट भी थे, वो मतलब उनके साथ ही थे एक तरह से बोल सकते हो। मिस्टर केजिंग एनी फ्रैंक की टीचर थे मैथमेटिक्स के, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देते थे। क्यों? क्योंकि जो एनी फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, जिस वजह से जो मिस्टर केजिंग है वो उससे गुस्सा चिढ़ते थे और उसको पनिशमेंट देते थे बहुत सारी। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर के की पॉइंट्स, जिनको आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो और जिससे आपके नंबर पूरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एनी फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वेडेड। जब हिटलर ने जर्मनी को इन्वेड किया था तो उसके बाद एनी फ्रैंक और उसकी जो फैमिली है वो हॉलैंड में छुप रहे थे। हिज फादर एंड मदर लेफ्ट हर एंड हर सिस्टर टू हर ग्रैंडमा। उसकी माता ने और उसकी जो पिता है उसने उसको और उसकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, उन दोनों को उसकी ग्रैंडमा के पास छोड़ दिया था कि तुम यहीं पे रहो। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करती होंगी उनको, इसलिए छोड़ दिया होगा। ठीक है, खैर शी वाज गिफ्टेड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। जब वो 13 साल की हुई थी तो उसको एक डायरी दी गई थी कि भाई एज अ प्रेजेंट तू डायरी रख ले अपने पास। ठीक है। शी नेम्ड इट किटी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था प्यार से। ठीक है। एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस। जब वो अकेला महसूस करती थी तो उसने अपनी जो डायरी थी किटी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। उसमें वो अपने जो भी दिन में होता था, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिन में होता था, वो उसके अंदर डायरी के अंदर वो लिखा करती थी। शी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैप्पीनेस इन हर डायरी। जो भी कुछ प्रॉब्लम थी वो अपने डायरी के अंदर लिखा करती थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमा। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनकी ग्रैंडमा के साथ। बट जब उनकी ग्रैंडमा का देहांत हुआ था तब वो बहुत ही अकेली हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी। दे लिव्ड इन हाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स टू सर्वाइव। वो मतलब सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि हिटलर से बचने के लिए वो काफ़ी सालों तक वो छुपे के रहे थे। दे लिव्ड इन हाइडिंग। शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर एक्सेप्ट मिस्टर केजिंग। तो वो हर टीचर उसको पसंद करता था, ठीक है, वो सबकी लवेबल थी, बट एक्सेप्ट मिस्टर केजिंग जो उसको मैथ पढ़ाते थे। ठीक है। मिस्टर केजिंग गॉट अनॉयड विद हर टॉकेटिव नेचर। जो मिस्टर केजिंग थे वो उसके बहुत ही ज़्यादा बात करने की जो नेचर है, ठीक है, मतलब कि एनी फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा बकबक करती थी, बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, उसकी वजह से जो मिस्टर केजिंग है वो उससे चिढ़ते थे। चिढ़ना भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। He punished her by giving her extra homework। वो उसको पनिश करते रहे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देके। ठीक है। हर ऐसे इन वर्स फॉर्म ऑन क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो एक बार एक ऐसे चल रहा था जिसके अंदर उसने मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स लिख दिया, जिसकी वजह से जो मिस्टर केजिंग है उसको थोड़ा सा ह्यूमिलेट किया गया। ठीक है, उनको ह्यूमिलेशन लगा, उसको थोड़ा सा मजाक बनाया था। इस वजह से फिर उसने ही अलाउड हर टू टॉक एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। जिसकी वजह से उसने उसको रिलीव दे दिया कि ठीक है, तेरे को जो बोलना है तो बकबक करते रहे, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो बोलते रहे, और उसको होमवर्क भी एक्स्ट्रा देना बंद कर दिया। ठीक है। अगला चैप्टर है वो आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा। बात करते हैं। तो देखो इसमें अच्छे कोई कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये आपकी पूरी की स्टोरी लाइन है, तो फिर हम लोग की पॉइंट्स पे शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका गोवा के ऊपर है, अब बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके अंदर गोवा के जो बेकर है उनके बारे में कहानी है। ठीक है। सेकंड पार्ट है वो आपका है कूर्ग। तो कूर्ग एक जगह है कर्नाटका में, उसके बारे में सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है आपका टी फ्रॉम असम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अब बेकर फ्रॉम गोवा, चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। द पोर्तुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। तो गोवा में जो पोर्तुगीज थे, मतलब कि जो लोग पुर्तगाल से आए थे, वो गोवा में रहा करते थे पहले, तो वो जो ब्रेड है वो उसके बहुत ज़्यादा लवर्स थे, मतलब उनको ब्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव गॉन नाउ। तो वो लोग तो चले गए, बट जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है, जो ऑथर है, उनके बचपन के दिनों में जो बेकर हुआ करता था वो उनका बेस्ट फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड, सब कुछ एक बेकर हुआ करता था बचपन के दिनों में। द बेकर केम ट्वाइस अ डे। जो बेकर है वो 2 बार आता था दिन में, एक बार जाते समय और एक बार सबको सामान जो बेच के वापस घर आते समय, 2 बार वो आया करता था। ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बेकर्स बैम्बू। तो जो बेकर लोग हैं वो एक बैम्बू की स्टिक लेते थे और उस पर ऊपर एक जिंगलिंग मतलब जिंगल्स बेल लगाया करते थे। तो जैसे वो मतलब बेल जैसे वो आते थे तो वो जिंगल की जो आवाज़ थी वो उसको नरेटर को सुनाई दी जाती थी, जिसकी वजह से सबको पता लग जाता था कि हाँ भाई जो बेकर है वो आ गया है। ठीक है। दोज लव्स वर डिलीवर टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। तो घर के जो सर्वेंट्स वगैरह है उनको जो लोव्स हैं ब्रेड के वो उनको डिलीवर कर देते थे, उसके बाद बच्चे वगैरह आराम से एंजॉय करते थे। द चिल्ड्रन वुड पीप इन टू द बेकर्स बास्केट फॉर ब्रेड बैंगल्स। तो जो बच्चे लोग हैं छोटे मोटे, वो बेकर्स की जो बास्केट होती है, जो उसकी टोकरी होती है, उसके अंदर घुस के जो ब्रेड्स वगैरह है वो मतलब कि निकाल के खाने लगते थे। द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। जो बच्चे लोग हैं वो गर्म के चाय के साथ जो ब्रेड है वो खाते थे, उनको बहुत तरह मज़ा आता था, ऑब्वियसली मज़ा ही आएगा। द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल ब्रेड। तो जो शादियाँ होती थी उस समय गोवा वगैरह में, उस समय की बात है, तो बिना ब्रेड के कोई भी शादी अधूरी रहती थी, तो मतलब कि शादी में ब्रेड होना कंपलसरी ही था। बोलिनहास वाज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ऑल अदर फेस्टिवल। तो ये भी एक टाइप की ब्रेड ही है, ठीक है, ये भी एक टाइप की ब्रेड है बोलिनहास, जो कि क्रिसमस और जितने भी फेस्टिवल हुआ करते थे वो एक चीज़ हमेशा थी कि वो एक मस्ट होना ही होना है, उसके बिना जितने फेस्टिवल्स है वो अधूरे होते थे। द बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है शायद कि जो बेकर्स थे गोवा के वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक फ्रॉक, एक कपड़ा पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता है। ठीक है। तो जो कबाई है वो घुटने तक की, नीज तक की एक फ्रॉक टाइप की क्लॉथ हुआ करता था जो कि बेकर्स लोग पहनते थे अक्सर। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन
बेकर्स हैड अ प्लम्प फिजिक्स टेस्टिफाइंग टू दिस। तो जो बेकर हुआ करता था बेकिंग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम। और इसको कैसे दर्शाया कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर प्लम्प फिजिक्स के, मतलब कि प्लम्प मतलब होता है कि थोड़ा सा हेल्थी, थोड़ा सा फूला हुआ फिजिक्स उनका हुआ करता था। तो जिस वजह से ये कहते हैं कि जो बेकर्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि वो थोड़े हेल्दी हुआ करते थे, उनकी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी। द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर है वो मंथ के एंड में अपने बिल्स को कलेक्ट किया करते थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है कूर्ग। तो शुरू करते हैं, ठीक है। कूर्ग और कोडागू, देखो अगर मेरे से कोई भी गलत वर्ड निकल जाए प्रोनाउंसिएशन में तो भाई माफ कर देना, ठीक है, इतना हाइपर मत होना। कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज अ हेवनली प्लेस। तो जो कूर्ग है या फिर जैसे हम लोग कोडागू भी बोलते हैं, वो कर्नाटका का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। द बेस्ट सीजन टू विजिट इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। अगर आपको वहाँ जाना है घूमने, बेस्ट सीजन तो वो आपका सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में है, क्योंकि उस टाइम बारिश वगैरह नहीं होती है, ठीक है। द पीपल लिविंग देयर आर प्रोबेबली द डिसेंडेंट ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके जो पूर्वज हैं वो अरब और ग्रीक से आए थे, मतलब ग्रीक्स लोग और अरब लोग हैं उनके पूर्वज। देयर कल्चर इज अपेरेंट इन देयर मार्शल ट्रेडिशन, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। तो उनका जो कल्चर है वो उनके शादियों में, उनके मार्शल ट्रेडिशंस में और उनकी जो रिलीजियस राइट्स है, मतलब कि जो उनकी पूजा अर्चना होती है, पूजा पाठ, उसमें उनका जो कल्चर है वो दिख जाता है। द कोडावूस, जो मतलब कि जो कूर्ग में लोग रहते हैं उन्हें कोडावूस कहते हैं। तो द कोडावूस वियर अ लॉन्ग ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कोट कॉल्ड कपिया। तो कपिया एक ऐसा क्लॉथ का नाम है। तो जो कोडावूस लोग हैं, मतलब कि जो कूर्ग में रहने वाले लोग हैं, वो एक लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं जिसे कपिया कहा जाता है। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। तो जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिमेंट होती है। आपकी गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, आपकी राजपूताना राइफल, राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट। तो उसमें जो कूर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उनको डेकोरेट किया जाता है कूर्ग रेजिमेंट को। कोडावूस आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो कोडावूस जो कूर्ग में लोग रहते हैं वो इकलौते ऐसे लोग हैं जिनको मतलब गन्स के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, उनको कोई परमिट नहीं चाहिए, वो अकेले उनको मतलब बिना लाइसेंस के वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मतलब लिखा है वहाँ पे। द रिवर कावेरी बिगिंस फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, वो मतलब कि कूर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से बीच से होकर बहती है। अ वैरायटी ऑफ प्लांट बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन बी सीन देयर। बहुत तरह के प्लांट्स, बर्ड्स और जानवर वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। द प्लेस ऑफर अ नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। तो वहाँ पे काफ़ी सारा एडवेंचर भी होता है टूरिस्ट के लिए, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, ऐसा क्यों लग रहा है। द तिब्बतन मॉन्क्स आर अमंग्स मैनी सरप्राइजेस दैट कैन बी सीन देयर। वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी जगह है, बट सबसे अच्छी जो जगह है, काफ़ी अच्छी जो प्लेस है वो है तिब्बतन मॉन्क्स। तो जो तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप जा रहे हो, ठीक है। थर्ड आपका है वो है टी फ्रॉम असम। तो असम की चाय, ठीक है, काफ़ी अच्छी होती है वैसे पहले में। तुम में से कौन कौन आसाम से, कमेंट में बताना चैट बॉक्स में कि कौन कौन आसाम से, ठीक है, कभी आएंगे आपके पास। प्रांजोल एंड राजवीर वर विजिटिंग असम बाय ट्रेन। ठीक है, तो जो प्रांजोल हैं और जो राजवीर हैं वो असम को विजिट कर रहे थे, असम जा रहे थे बाय ट्रेन। कमेंट में आपको ये लिखना है कि कहाँ से आ रहे थे वो, मतलब असम जा तो रहे थे ट्रेन से, बट आ कहाँ से रहे थे वो चैट बॉक्स में कमेंट में लिखना है। तो आंसर है इसका, लिख दिया, आंसर है इसका दिल्ली, ठीक है। तो वो दिल्ली से असम जा रहे थे। राजवीर वाज बिजी लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन। तो जो राजवीर था वो ट्रेन से बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी थी, मतलब कि सुंदर सुंदर नज़ारे थे, उनको देखने में बिजी था। जैसे अक्सर मैं भी करता हूँ कि ट्रेन में बाहर के जो नज़ारे हैं वो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो बकवासी चल रही होती है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एज फार एज दी आई कुड सी। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, जहाँ तक उसकी नजरें जा सकती थी, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी हरियाली की बात नहीं हो रही है, ठीक है। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस गेव द टी बुशेस। तो जो धान की जो खेती है, मतलब कि वहाँ पे जो धान की जो बुशें थी, जो धान की क्रॉप्स थी, वो रास्ता देती थी टी बुशेस को, मतलब कि वहाँ से होके टी बुशेस की तरफ जा सकता था। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में जो प्लांटेशन है टी का वो असम में है। द चाइनीज आर सेड टू हैव डिस्कवर्ड द टी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो टी है, चाय की जो डिस्कवरी है वो चाइना में हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि एक इंडियन लेजेंड है कि बोधिधर्मा। तो बोधिधर्मा ने भी, मतलब कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चाइनीज़ लोगों ने डिस्कवर किया था चाय को, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बोधिधर्मा है उन्होंने चाय को डिस्कवर किया था, ठीक है। बाकी किसने डिस्कवर किया था ये कोई कंफर्म नहीं है, दोनों को मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। देर इज़ फ्रॉम चाइना टी केम टू यूरोपियन कंट्रीज एंड देन टू एशियन कंट्रीज। तो चाइना से जितनी चाय है वो पहले यूरोपियन कंट्रीज में आई थी, आपकी यूके वगैरह में, उसके बाद वहाँ से फिर आपकी जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे चाय को लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रांजोल फादर मैनेज्ड टी गार्डन। प्रांजोल के फादर हैं, उनके पास भी एक टी गार्डन है जो कि वो मैनेज करते हैं। देर वर मैनी टी प्लकर्स अराउंड द टी बुशेस। तो वहाँ पे जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चाय की जो पत्ती है उनको तोड़ रहे थे, प्लक कर रहे थे। द बेस्ट टी इज़ ऑब्टेन्ड बिटवीन मई टू जुलाई। सबसे अच्छी जो चाय पाई जाती है वो आपकी मई से जुलाई के बीच में पाई जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर वो है आपका मिजबिल द ऑटर। काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो उसमें आपका एक ही कैरेक्टर में एक मतलब कि एक और कैरेक्टर है आपका, वो मिजबिल द ऑटर है।
गैविन मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल हमारा मेन आपका प्रोटैगनिस्ट है। ही इज़ अ वेरी केयरिंग एंड अ पोलाइट पर्सन। वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और पोलाइट पर्सन है। ही टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ हिज पेट। वो अपनी पेट की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। मिजबिल द ऑटर, ही इज़ द पेट ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है उसका जो पेट है वो मिजबिल द ऑटर है। तो ऑटर बेसिकली एक टाइप का एनिमल होता है जो कि ज़्यादातर समुद्र के आसपास या फिर वेटलैंड के आसपास पाया जाता है। तो वेटलैंड क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं उनके आसपास के जो इलाके होते हैं उन्हें वेटलैंड बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली वहाँ पे वो लोग पाए जाते हैं। ही इज़ अ फ्रेंडली इंटेलिजेंट एंड अ फन लविंग क्रिएचर। काफ़ी ज़्यादा फनी इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो होते हैं, एनिमल होते हैं। ही प्लेज विद वाटर एंड अदर ऑब्जेक्ट लाइक अ रबर बॉल। उसे वाटर, पानी के साथ और रबर बॉल के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब चलते हैं आपके चैप्टर के की पॉइंट के ऊपर जिन्हें आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। आफ्टर डेथ ऑफ हिज डॉग द ऑथर डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज हिज पेट। तो जो हमारा मेन नरेटर है, जो ऑथर है, उसकी जब डॉग की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। उसने सोचा कि अब मैं एक ऑटर को अपना पेट बनाऊंगा। एज पर हिज फ्रेंड सजेशन ही गॉट एन ऑटर फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस। तो उसकी फ्रेंड के सजेशन के ऊपर, उसके एक फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया, उसके ऊपर उसने टिग्रिस मार्शेस। तो टिग्रिस मार्शेस क्या है, तो बेसिकली इराक में एक नदी है जैसे टिग्रिस कहा जाता है। तो वहाँ पे उसको उसके वेटलैंड मतलब कि उसके कोने पे जो इलाका होता है टिग्रिस मार्शेस, वहाँ पे उसको उसका जो ऑटर है वो उसको मिला था। ठीक है, टिग्रिस आपके इराक में एक नदी है, उसका नाम है। द ऑथर फेल्ट दैट कमिंग ऑफ द ऑटर स्टार्टेड अ न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ। तो ऑथर को लगा कि भाई जब उसका ऑटर आया तो उसके आने की वजह से उसकी लाइफ में एक नया फेज जो है वो शुरू हो गया था। द ऑटर फर्स्ट अपीयर्ड एज ए स्मॉल ड्रैगन। पहली बार जब उसने देखा तो उसे लगा कि यार ये तो कोई छोटा सा ड्रैगन टाइप का है। ठीक है, ही वॉज कोटेड विद मड। वो पूरी मड से, डस्ट वगैरह से वो पूरा मतलब सना हुआ था जो ऑटर था। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर द ऑथर टू रिमूव द डस्ट। उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जो डस्ट को निकालने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, द ऑटर लव टू प्ले विद वाटर एंड कुड नॉट स्टैंड इट्स स्टिल इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो ऑटर है उसे पानी के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ही ऑल्सो लव टू प्ले विद रबर बॉल, मार्बल टॉयज वर हिज फेवरेट। उसे रबर बॉल के साथ खेलना भी पसंद है, प्लस जो मार्बल टॉयज है वो उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आफ्टर सम डेज द ऑथर हैड टू कम बैक टू लंदन। तो कुछ दिनों के बाद जो ऑथर है उसे वापस लंदन आना था अपनी जगह पे। बट प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो ऑटर है, जो उसका दोस्त है मिजबिल द ऑटर, वो उसे वापस कैसे लाए, क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस वगैरह हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम एनिमल्स को अलाउ नहीं करेंगे। बट उनमें से कोई एक एयरलाइन है उसने एग्री कर लिया था कि ठीक है हम मतलब जा सकते हैं, अब एग्री करते हैं। बट उनकी कंडीशन थी कि उसको बॉक्स में बंद करके जाना पड़ेगा। तो फिर जो ऑथर है उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया ऑटर के लिए और उसको उसके अंदर फिक्स करा। बट जब प्लेन उड़ना शुरू हुआ तो प्लेन के अंदर जो ऑटर है वो उस बॉक्स में से निकल के बाहर आ गया। और जैसे वो बाहर आया तो प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो उसको देख के डर गए। कुछ लोग अपनी सीट पे खड़े हो गए, कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ये कौन है, ड्रैगन है। बट कुछ देर के बाद जो ऑटर है मिजबिल, वो ऑथर के पास आके उसके घुटनों पे आके, ठीक है, नीज ऑथर की नीज पे आके वो बैठ गया और सेटल हो गया आराम से, खुश होके। ठीक है, ऑन रीचिंग द लंदन, लंदन पहुंचने के बाद जो लोग हैं वहाँ के, क्योंकि वो तो वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है, उनका हाई क्लास होता है, तो उन लोगों को पता नहीं है कि भाई ये कौन है। उन लोग मतलब कि वो गैस मारने लग गए कि मतलब अलग अलग लोग गैस मारने लगे कि ये जानवर कौन सा है। ठीक है, मिजबिल प्लेड विद पिंग पॉन्ग बॉल डेवलप सर्टेन प्लेइंग हैबिट्स इन लंदन। तो जो मिजबिल है वो लंदन में रहते हुए उसे पिंग पॉन्ग बॉल से खेलने की जो आदत है वो भी उसने शुरू कर दी थी। ये आपका पूरा चैप्टर था। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा वो है मैडम राइड्स द बस। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, बात करें, देखो इसमें आपकी जो मेन कैरेक्टर है वो आपकी है वल्ली। ठीक है, जिसका पूरा नाम वल्ली मई है, बट उसे शॉर्ट में वल्ली बोलते हैं। तो दिस इज द सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल। 8 साल की एक लड़की है, ठीक है, वल्ली मई। उसकी इट डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड। तो अपने गांव से बाहर उसकी पहली बस जर्नी थी जो उसने करी थी। शी वांट्स टू एक्सपीरियंस दिस मिस्टीरियस जर्नी अलोन। वो अकेले इस जर्नी को फील करना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी। शी फाइंड्स ईच मिनट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हर नेबर्स। अपने आसपास के जो नेबर हैं और जो बस के जो लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं उनसे उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी और सोचा कि मैं भी अब बस में ट्रैवल करना शुरू करूँगी। ठीक है, अब जो मेन चैप्टर के जो की पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल नेम वल्ली मई। जो स्टोरी है ये एक 8 साल की छोटी लड़की है वल्ली मई, जिसे प्यार से वल्ली हम बुलाते हैं चैप्टर में, उसके बारे में है। ठीक है, शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स। उसे चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो होती है ना क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड सी वट वॉज हैपनिंग। उसका जो फेवरेट पास टाइम हुआ करता था टाइम पास करने, उसका जो क्या वो होता कि भाई गेट के पास जाती थी अपने, और गेट के बाद गली में जो भी हो रहा है वो उसको ऑब्जर्व करती थी अच्छे से। उसका फेवरेट वो पास टाइम हुआ करता था। शी वुड वॉच द बस दैट पास्ट एवरी आवर फ्रॉम हर विलेज टू नियरेस्ट टाउन। तो उसके बस से उसके जो नियरेस्ट टाउन था हर घंटे में एक ना एक बस जाया करती थी, तो उसको देखना उसका फेवरेट टाइम, उसका मतलब कि पास टाइम हुआ करता था। उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था बस को। शी डेवलप्ड अ डिज़ायर टू राइड द बस। तो उसने एक इच्छा जाहिर की कि मुझे भी इस बस में ट्रैवल करना है। ठीक है, और उसकी वो डीपेस्ट डिज़ायर हो गया कि मुझे ट्रैवल करना ही है। ठीक है, दिस बिकेम हर डीपेस्ट डिज़ायर। उसकी एक डीपेस्ट डिज़ायर बन गई कि मुझे भी ट्रैवल करना है बस में। वल्ली फाउंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस। तो जो बस की डिटेल्स है, मतलब कि कितना किराया होता है, कितना टाइम लगता है, वो सब उसने अपने नेबर्स, पड़ोसियों से और जो बस में रोजाना ट्रैवल करते हैं उनकी बातें छुप के सुन के उसने वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करी। शी केम टू नो दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे। उसने इन्फॉर्मेशन पाई कि जो भाई जो टाउन है
पास का जो शहर है वो गांव से उसकी 6 माइल दूर है, और जो आने में टाइम जो लगता है वो 45 मिनट लगते हैं, और जो बस का किराया है वो आपका 30 पैसे है एक तरफ का, 1 वे का। तो ये सब उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी। तो वल्ली ने प्लान करा, ठीक है, कि भाई मैं भी अब गाँव शहर में जाऊँगी, टाउन में जाऊँगी। तो उसने मतलब कि उसने अपने 60 पैसे को सेव करा, ठीक है, उसने किराए के लिए 60 पैसे, क्योंकि 30 पैसे जाने का 30 पैसे आने का, तो उसने 60 पैसे को इकट्ठा करा जैसे तैसे। फाइनली वन डे शी टुक द 1 o'clock बस। फाइनली एक दिन उसने, जब उसकी मम्मी सो रही थी घर में, तो उसने 1 बजे की जो बस है उसको पकड़ा अपने टाउन के लिए। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी टू हैव गॉट इन टू द बस। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं बस में आ चुकी हूँ, जिसको जो उसका डिज़ायर था फाइनली वो फुलफिल हो चुका है। ऑन दी वे टू टाउन, जब टाउन के जब रास्ते वो जा रही थी, तो वल्ली ने काऊ को देखा, एक गाय को देखा जो कि बस की तरफ आ रही थी दौड़ते हुए, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो ताली बजा रही थी कि देखो मतलब गाय आ रही है और बस जा रही है, तो ये बहुत मतलब बस के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी वो जाते समय। ऑन दी वे वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस। तो वल्ली जो है वो जो पहुंचने के बाद जो वल्ली है वो उतरी नहीं बस, क्योंकि उसे वापस भी आना था, ठीक है। शी ऑल्सो डिक्लाइन द ऑफर ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक बाय कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है बस का, उसने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया कि मैम प्लीज़ वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक, बट उसने क्या की, नहीं आई एम नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक। उसने मतलब कि बेसिकली मना कर दिया कि मुझे नहीं पसंद कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तू ही पी। ऐसे नहीं बोला, मैं थोड़ा सा बना के बोल रहा हूँ, ठीक है, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ इसकी। उसने मना कर दिया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हूँ, मैं हॉट कॉफी पीती हूँ, मैं स्टारबक्स पीती हूँ बस। उसने मना कर दिया कि ये कोल्ड कॉफी पेप्सी वगैरह कौन पिएगा, मैं तो सिर्फ स्टारबक्स पीती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कितने सारा हो रहा है भैया। ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम काउ लाइंग डाइड ऑन द रोड साइड। जब उसकी वापस जर्नी हुई थी, रिटर्न जर्नी थी, तो उसने सेम गाय को रोड पे मरा हुआ देखा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और यहाँ पे उसे रियलाइज़ हुआ लाइफ और डेथ के बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ पे रियलाइज़ हो गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि हाउ डिड वल्ली रियलाइज द डिफरेंस, मतलब या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और जितने भी पीवाईक्यूज वगैरह है उसमें भी मैंने इसको दे रखा है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज डाउनलोड नहीं करा है तो उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बुक आपको मिल जाएगी। द बस रीच द विलेज एट 3:40। 3:40 पर जो बस है वो वापस गाँव में आ गई थी उसके घर के पास। शी रैन स्ट्रेट फॉर हर होम। बस से उतरने के बाद वो सीधे अपने घर की तरफ भागी, और जब वो घर की तरफ अंदर गई तो उसकी जो माँ थी वो सो रही थी, मम्मी सो रही थी, और उसे किसी को पता नहीं लगा, ठीक है। तो ये आजकल के ऐसे बच्चे हैं बिना माँ को पता है किसी भी शहर में चले जाते हैं। और एक आज मैं हूँ, अभी भी बिना कहीं मतलब बिना पूछे कहीं भी घर से बाहर भी नहीं निकलता, मतलब तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए बैठे पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आपका वो है सरमन एंड बनारस, ठीक है, सरमन एट बनारस। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक आपके हैं बुद्धा, गौतम बुद्धा, और दूसरे हैं किस्सा गौतमी। तो जो गौतम बुद्धा है वो फाउंडर है बुद्धिस्ट रिलीजन के, सबको पता है, ठीक है। ही वाज अ स्पिरिचुअल टीचर हु हैड गेन्ड एंटाइटलमेंट आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड्स पेन एंड ग्रीड। तो वो एक स्पिरिचुअल टीचर है जिन्होंने लोगों के दर्द, दुनिया की जितनी भी ग्रीड है उसको देखकर एक एनलाइटमेंट उन्होंने प्राप्त करा, ठीक है, एक ज्ञान प्राप्त करा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस्सा गौतमी, शी वाज अ यंग मदर हु हैड ओनली सन हैड डाइड। तो जो किस्सा गौतमी थी वो एक यंग मदर थी जिसका इकलौता बेटा जो है वो मर चुका था। शी वॉज लविंग एंड केयरिंग मदर, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बच्चे से, बट शी बिकेम सेल्फिश एंड वांटेड टू गेट हर सन बैक आफ्टर डेथ। बट वो सेल्फिश हो गई थी जब उसका बच्चा मरा था, उसका इकलौता बेटा, तो वो उसे मतलब कि वो चाहती थी कि उसका जो बेटा है वो वापस आ जाए। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन चुकी थी एक टाइम के बाद। बात करते हैं चैप्टर की पॉइंट्स के बारे में। दिस लेसन इज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हु वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एज सिद्धार्थ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक रॉयल फैमिली में, एक राजाओं के खानदान में पैदा हुए थे, सिद्धार्थ नाम से, ठीक है, सिद्धार्थ उनका नाम था। ही वॉज सेंट टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड लेटर मैरिड एज अ प्रिंसेस। उन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेजा गया था, और बाद में उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी भी की थी। वंस ही सॉ अ सिक मैन एंड ओल्ड मैन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर मनी। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, बहुत बीमार व्यक्ति को देखा, और एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा जो कि भीख मांग रहा था, ठीक है। दिस साइट्स मूव्ड हिम एज एंड ही वेंट टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट। तो ये सब देखने के बाद उन्हें लगा कि दुनिया में काफ़ी ज़रा ग्रीड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन है, दुख दर्द है। तो इसके बाद उन्होंने अपने जो घर बार है, जो पूरी दौलत है, उन सबको छोड़ के और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अपने घर से बाहर निकल गए थे। ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री एंड गॉट एनलाइटेंड आफ्टर 7 days एंड बिकम नोन एज द बुद्धा। उन्होंने मेडिटेट करना शुरू करा एक पीपल के पेड़ के नीचे, और 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाने लग गया, गौतम बुद्ध के नाम से उन्हें जाना गया। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस, ठीक है, अपनी जो पहली कथा थी उन्होंने वो बनारस में प्रीच की। वंस अ वुमन केम टू हिम रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग हर डेड सन टू लाइफ। एक बार एक औरत आई और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि जो मेरा बेटा मर गया है उसको वापस जिंदा कर दो। गौतम बुद्ध आस्क्ड द लेडी टू ब्रिंग एन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ। फिर गौतम बुद्ध ने उसे मना नहीं करा, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आऊँगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें एक हैंड, ठीक है, मस्टर्ड सीड मतलब कि सरसों का बीज उन्हें बोलते हैं मस्टर्ड सीड, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे अभी तक कोई भी डेथ नहीं है, वहाँ से तुम्हें मस्टर्ड के सीड लाने पड़ेंगे। अगर तुम ले आओगे तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आऊँगा। तो जो लेडी है वो हर घर पे जाने लगी, हर शहर में, हर घर में वो जा के पूछने लगी कि आपकी फैमिली में कोई मरा नहीं है तो आप मुझे मस्टर्ड सीड दे दो। बट जब उसने पाया कि भाई ऐसा है ही नहीं, हर फैमिली में कोई ना कोई आज तक मरा ही है, तो उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब कि जो ये बात है वो सही है, जो कोई भी जाता है वो वापस कभी भी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसके बाद
शी केम टू नो दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल एंड इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो उसे बाद में पता लगा कि भाई फाइनली उसे पता लगा कि जो डेथ है वो हर किसी के साथ होनी है, ठीक है, एंड इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये एक जीवन का परम सत्य है कि जो आया है वो जाएगा एक दिन। थोड़ी सी साधु वाली बातें कर रहा हूँ ना मैं, स्पिरिचुअल लीडर वाली बात कर रहा हूँ, बट खैर आगे बढ़ते हैं। द प्रपोज करना, ओके ठीक है, शुरू करते हैं। 3 कैरेक्टर हैं इसमें, ठीक है। स्टीफन चुबुकोव, ये लोग रशियन लोग हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग होती है। ही इज़ अ लैंड ओनर एंड द फादर ऑफ अ यंग गर्ल नेम नतालिया। तो जो चुबुकोव है वो एक फादर है, वो एक लैंड ओनर है, जमींदार है, और एक यंग लड़की, एक खूबसूरत तो नहीं लिखा भैया, आपसे बोल रहे हो, मैं ऐसे मतलब गेस कर रहा हूँ मैं, खूबसूरत लड़की नतालिया का वो एक फादर है। नतालिया कौन है? जो नतालिया है, शी इज़ अ यंग गर्ल, शी इज़ आर्गुमेंटेटिव। तो वो एक यंग लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, मतलब कि हर बात पे उसे आर्गुमेंट देना है, मतलब कि जमा लड़ाती है बहुत ज़्यादा। इवान लोमोव, तो जो लोमोव है वो एक यंग मैन है जो कि चाहता है नतालिया से शादी करना। ही विशेज टू मैरी नतालिया। ही इज़ ऑल्सो वेरी आर्गुमेंटेटिव, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, आर्गुमेंट करने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कि बातें बनाने वाला है, ठीक है। दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी बनेगी फायदे में। आगे चलते हैं। लोमोव गो टू चोबुकोव्स हाउस। जो लोमोव है वो चुबुकोव्स के हाउस में गया उसकी बेटी का हाथ मांगने। हाथ मतलब कि शादी के लिए हाथ मांगने, ठीक है, ऐसा हाथ मांगने नहीं गया, शादी के लिए हाथ मांगने गया। तो लोमोव टेल्स चुबुकोव द पर्पस ऑफ विजिट। उसने बताया कि मुझे शादी करनी है और मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, ठीक है। चुबुकोव कंसेंट हिम टू मैरी, उसने दे रहे कंसेंट कि ठीक है भाई तुम कर सकते हो शादी। लोमोव स्टार्ट टॉकिंग ऑफ हिज लैंड। तो लोमोव अपनी ज़मीन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, बट जैसे उसने बात करना शुरू करा तो नतालिया को लगा कि वो तो उसकी ज़मीन है, ठीक है, तो वो फिर वो मतलब आर्गूमेंट करने लग गया, उनके बीच में आर्गूमेंट शुरू हो गया। लोमोव एक्सप्लेन नतालिया दैट ही ओन्स द लैंड। तो लोमोव कहता है कि जो लैंड है वो मेरी है, जो नतालिया कहती है कि नहीं वो तो मेरी है। तो फिर उनके बीच में जो आर्गूमेंट है वो शुरू हो गया, दोनों ऐसी है। चुबुकोव्स अराइव एंड टेक साइड विद नतालिया। तो जो चुबुकोव है वो आया और फिर जो अपनी बेटी है उसकी साइड ली, और इसलिए लेनी पड़ेगी अपनी बेटी की साइड, ठीक है। तो आर्गूमेंट कंटिन्यू। चुबुकोव्स टेल द पर्पस बिहाइंड द लोमोव विजिट टू नतालिया। देखो, तो जब ये आर्गूमेंट वगैरह बढ़ गया था तो जो लोमोव है वो निकल गया था घर से, वो मतलब कि घर से छोड़ गया था, घर से भाग गया था, वो निकल गया था वो। तो जो चुबुकोव है उसका फादर है नतालिया का, उसने बताया कि जो लोमोव है वो शादी के पर्पस से आया था। जब उसने ये बात सुनी तो उसे लगा कि यार लड़का तो काफ़ी सही लग रहा है, तो उसने बोला कि प्लीज़ उसे कॉल करो, उसे वापस बुलाओ, ठीक है। तो नतालिया ने अपने फादर को कहा कि प्लीज़ उसे बुलाओ, ठीक है। तो लोमोव आया एंड दे क्वेरल अगेन, थोड़ी बहुत लड़ाई दोबारा शुरू हुई, ठीक है, किसका पैट बेटर है, ठीक है। बट फाइनली जो लोमोव है बिकम अनकॉन्शियस, चुबुकोव गिव्स हर डॉटर हैंड टू लोमोव। तो जो लोमोव है मतलब फाइनली जो चुबुकोव है उसने अपनी बेटे का जो हाथ है शादी के लिए वो लोमोव को दे दिया था। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी फुटप्रिंट विदाउट फीट के ऊपर।